जहाँ मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं जीएस के पेपर में। उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जीएस के पेपर 4 का ना सिलेबस आपको पता होगा। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि सिलेबस ही नहीं पता और चीज़ें पढ़, और मैंने जो पढ़ा था वो मैं अपना बताता हूँ। मैंने जो भी सिलेबस है सिर्फ उसी को पढ़ा, उसके अलावा कुछ ऐड किया था वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक तो 5वें नंबर का टॉपिक है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों की योगदान। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट भी मिलता है मार्केट में ना, बहुत ज़्यादा क्लासेस भी होती होंगी। तो इसको पढ़ने से फ़ायदा एक तो ये होगा कि आप निबंध में भी यूज कर सकते हैं, और केस स्टडी में बहुत जगह इसका यूज होता है। मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको ही पढ़ते जाना है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा ना वो मोस्टली 1 से 4 या जो 6 या 7 नंबर का टॉपिक है ना उससे टच करने होगा। जैसे वारेन बफेट का कुछ क्वेश्चन आया था कि अगर सत्यनिष्ठा नहीं है तो फिर जो भी क्वालिफिकेशन है या मतलब कितना भी योग्य व्यक्ति है तो वो उसी काम करे। तो वो अगर आपको सत्यनिष्ठा की समझ अच्छे से है, योग्यता की समझ अच्छे से है, तो आप हैंडल कर लो, डिसाइड इसके कि वारेन बफेट ने क्या बोला है। तो कोई भी जो क्वेश्चन यूपीएससी में आता है आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, वो अधिकांश से रिलेट करता है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या छठे या 7वें से। जैसे इसी बार एक क्वेश्चन आया था, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अब्दुल कलाम में कुछ एक स्टेटमेंट, अब्दुल कलाम सर का एक स्टेटमेंट था कुछ, तो परिवार का या किसी से रिलेटेड था, तो है ऊपर, हमने वो चीजें पढ़ रखी होती। तो यही करना कि जो भी सिलेबस में दिया है ना उसी के नोट्स बना लेना। मैंने इसके लिए दृष्टि की प्रिंटेड नोट्स आते हैं, तो वो टॉपिक वाइज थे, उसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने क्योंकि जो क्लास की थी वो मुझे उतनी हेल्पफुल नहीं लगी, क्लासेस भी मैंने की थी क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या पढ़ाया। तो मुझे पता चला बाद में कि इस तरीके से सिलेबस है। मानो कि अभिवृत्ति है तो इसमें जैसे है सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। तो एक हेडिंग बनाओ कि अभिवृत्ति एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव। तो जो भी 2-3 चीजें आपकी नोट्स से हो या क्लास से हो उसको बना के रखें। बहुत छोटी छोटी नोट्स होनी चाहिए ताकि आप उसको यूज कर सको। फिर इसी का कि नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति में संबंध क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है अभिवृत्ति का, और सामाजिक प्रभाव धारण के बीच में क्या संबंध है, या किस तरीके से ये चीजें इंटरलिंक होती हैं। तो जितना सिलेबस में दिया है ना आप उतना कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आप बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे, आप केस स्टडी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आपके जो सिलेबस में दिया है वो आपने नहीं किया और बाकी सारी चीजें कर। अभी इसमें मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है इसका सिलेबस, और मैंने यही चीज फॉलो की, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो या जो तीसरा नंबर है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, यहाँ से तो एक न एक सवाल आता ही है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, और कोशिश इसमें ये करना है कि डेफिनेशन 30 से 40% हो, एग्जाम्पल 50 से 60%। एथिक्स में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो। और जैसे आरटीआई यहाँ भी दिया है, आरटीआई पेपर 2 में भी दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम पेपर 4 लिख रहे हैं तो किन चीज़ों पे फोकस करना है, पेपर 2 लिख रहे हैं तो किन चीज़ों पे फोकस करना है। जब पेपर 2 लिखेंगे तो आप आरटीआई के लीगल पक्ष को उजागर करते हुए लिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप एथिक्स में लिखेंगे तो उसके एथिकल पक्ष को आगे करते हुए लिखेंगे। इसमें हर एक टॉपिक मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन है, और टॉपिक नंबर 6 और 7 इस पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल है। आप देखोगे अगर 10 सवाल होंगे तो 5 से 6 सवाल टॉपिक नंबर 6 और 7 से होंगे। हर एक चीज देख लो, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था है तो एक बार को मतलब पता करो कि कौन सी कमेटी से रिलेटेड है। कैडबरी कमेटी मुझे थोड़ा बहुत याद है, उसकी कुछ रिकमेंडेशन है। नोलन समिति है तो उसका यूज कहाँ है। हर एक टॉपिक के बारे में जो जरूरी चीजें हैं वो आप लिख लो। हर एक टॉपिक का आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए। इसके माइंड इतना अगर आपने किया तो मुझे लगता सफिशिएंट है। और केस स्टडी करते हुए एक ही चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप लिख रहे हैं आपको उसकी पुष्टि करनी है।
ठीक है, आप कोई एक्शन ले रहे हैं कि मैंने ये कार्य इस कॉज की वजह से किया, तो उसमें ब्रैकेट में लिखिएगा कि ये मेरी सत्यनिष्ठा को दर्शाता है, ये मेरी गैर तरफदारी को दर्शाता है, ये कार्य मेरा वल्नरेबल सेक्शन के प्रति करुणा भाव को दिखाता है। तो टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, ये नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये क्या है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट बात है, मतलब अमूर्त बात कर रहे हो आप, सिर्फ बातें कर रहे हो, कुछ दिखा नहीं रहे, आपको मूर्त करना पड़ेगा बातों। ये मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी होती है कि वो चीजों को मतलब डाटा के साथ रखता है या फैक्ट के साथ रखता है। तो कांट है या प्लेटो हो या अरिस्टोटल हो, इन सब के कोटेशंस याद कर लीजिएगा, और जो भी एक्शन करने जा रहे हो आप उस चीज को दिखाइएगा। जैसे मध्यम मार्ग का प्रयोग है तो दिखाइएगा कि अरिस्टोटल के इस वैल्यू को दिखाता है। यही केस स्टडी का फंडा है, प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक स्टेटमेंट को आप पुष्टि कीजिएगा, थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा। स्टेक होल्डर जैसे 6 केस स्टडी है तो मैं 3 में लिखा, 3 में नहीं लिखा, 3 में भी अलग अलग, किसी में डायग्राम अलग तरीके का बना दीजिएगा, किसी में अलग तरीके का। कंक्लूड करते समय भी सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी आ जानी चाहिए कि उपरोक्त केस स्टडी मेरे इस वैल्यू को दर्शाती है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रायोरिटी रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल आ जाए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ये समानता के अधिकार ब्रैकेट में आर्टिकल इसको दर्शाता है, डीपीएसपी आ जाए, कोई मूल कर्तव्य आ जाए, एसडीजी गोल आ जाए, स्कीम आ जाए, कहीं घर दिलाने की बात आई हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ एक्ट याद कर लीजिएगा जो मुआवजे से रिलेटेड हो, तो वो आप दिखाइएगा कि इस वाले एक्ट के अंदर ये बात कही गई। यही चीजें मुझे लगता है मिसिंग होती है केस स्टडी में, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। और बाकी उसमें जो एथिकल प्रॉब्लम होती है तो वो तो आपको लिखनी होती है। और जैसे आप लिख रहे हैं कि डिलेमा आता है ना, एथिकल डिलेमा की ईमानदारी वर्सेस जो भी आपका टॉपिक है वो केस स्टडी के अकॉर्डिंग बनता है, तो सिर्फ उसे इतना लिख के ना छोड़िएगा। जैसे आपने लिखा ना ईमानदारी, तो उसके नीचे को ना 2-3 लाइन में दिखा दीजिएगा केस स्टडी से रिलेटेड कि इस वाले लाइन में ये इशू आ रहा है, मतलब कि पैसे देने के संबंध में वर्सेस जो भी है, तो उसको भी ब्रैकेट में कर दीजिएगा कि इसके संबंध में। तो उससे क्या होगा ना, आपकी बात मूर्त हो जाएगी। अब जैसे खाली हमने लिख दिया कि सत्यनिष्ठा वर्सेस मान लो कि कर्तव्य निष्ठा, इन दोनों में मतलब क्लैश हो रहा है, तो किसी को क्या पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में बात कही जा रही है। तो जो भी केस स्टडी पढ़ के आपने 2-3 लाइन समझी है तो उसके बारे में कुछ चीज आप मेंशन कीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उससे वो पूरी जो है ना पिक्चर समझ में आ जाएगी कि हाँ इसको समझ है एथिकल डिलेमा किन किन मुद्दों पे हो रहा है। या हो सकता है जो केस स्टडी में लिख रहा है उसको वर्सेस करके आप नीचे ये चीज लिख दीजिएगा कि एक तरफ कर्तव्य निष्ठा का मुद्दा है, एक तरफ सत्यनिष्ठा का है, ईमानदारी का है, गैर तरफदारी का है। ये जो भी वैल्यू दिए गए हैं ना, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, समानुभूति, सहिष्णुता, ये तो याद कर लीजिएगा, तो हर आंसर में आपके आना ही चाहिए, तभी आपको लगेगा कि आप जीएस 4 का आंसर लिख रहे हैं। इसके लिए यही है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग की क्लासेस वही जो आपको मटेरियल मिलेगा, बट इसके सिलेबस का हर एक पॉइंट टच हो जाना चाहिए। ठीक है, मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, तो हर किसी की भूमिका अलग अलग हो, तो वो आप देखिएगा। मतलब दृष्टि के नोट्स में एग्जाम्पल ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसानी से समझ जाती है। उसके अलावा बाकी बुक्स मैंने तो पढ़ी नहीं है इसके लिए, तो आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स के लिए न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, टेलीग्राम पे स्पेशली कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जो एथिक्स का ही कंटेंट डालते हैं, हर 3 से 4 दिन में कोई ना कोई नई कहानी डालेंगे, नया एग्जाम्पल डालेंगे, तो उसको नोट डाउन करते हैं। जो चीज़ आप निबंध के लिए तैयार कर रहे हो, कुछ कोटेशंस वगैरह, वो भी लिखते रहो, तो वो भी एथिक्स में काम आएगा। और केस स्टडी के लिए मैंने ये किया था कि कभी कभी कोई केस स्टडी ना किसी स्टेटमेंट से रिलेट हो जाती है, और मेरे मेंस एग्जामिनेशन में 2-3 हो गई थी, तो मैंने पहले वो स्टेटमेंट ही लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने समरी बताई थी, उसके बाद मैंने वो केस स्टडी स्टार्ट किया। ये मैंने देखा था किसी टॉपर की कॉपी में, उसकी रैंक बहुत अच्छी आई थी, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। एग्जाम्पल जितने हो सकते हैं उतने लगाइएगा,
जितनी चीजें आपने बचपन में याद की है ना, छोटी छोटी चीजें, वो सारी लिख सकते हो आप इसमें। मैं तो बहुत सारी चीजें लिखा जो 10th क्लास में मैंने सीखी, हमारे स्कूलों की दीवारों पे लिखी हुई होती है ना, वो सब वैल्यू सिस्टम, तो वो आप लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको पता होती हैं, कौन किसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर बना है, वो सारी चीजें जितना एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो आप। बाकी किसी का कोई सवाल नहीं पूछे। हेलो सर, फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है सर। विलियम्स का भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि इससे रिलेटेड पूछेगा, एथिक्स में अगर आपको कुछ है जो मैंने बताया आपको। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर 60 नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स ना, शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका है कि आप कोचिंग कर रहे हैं, या मैं मतलब दोनों में से एक ही चीज को मानता हूँ। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स ये पार्ट हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कोई भी बुक पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिएगा कि हमने समावेशी विकास हम पढ़ रहे हैं, तो समावेशी विकास से रिलेटेड जो भी चीज हमने पढ़ी है, तो एक लाइन है, और ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे बजट में इसके बारे में बहुत सारी चीजें दी जाती है। मानिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया जाता है, बिजली क्षेत्र का भी जिक्र किया जाता है। तो उसमें वो एक पूरी लाइन दी गई है कि बिजली क्षेत्र पर इतना खर्चा हुआ है और इसका ये रिजल्ट आया है। तो सिर्फ आप ना समावेशी विकास के नीचे बिजली क्षेत्र लिखिएगा, तो उससे आपको याद आना चाहिए कि बिजली क्षेत्र किस तरीके से समावेशी विकास में मदद करता है। इसी तरीके से आप हर एक टॉपिक में करिएगा कि जो पूरी लाइन दी गई है ना, तो उस लाइन का जो कीवर्ड है वो आपके नोट्स में होना चाहिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ कीवर्ड आप लिख लीजिएगा और उसके बारे में सोचिएगा, तो उससे क्या होगा ना, आपको याद रहेगा। तो वही चीज फिर आप आंसर में लिख पाएंगे। अगर आप पूरी लाइन उतार देंगे ना, तो एक तो वो लाइन आपको याद होगी भी नहीं, दो तीन लाइन का होगा, और फिर याद भी नहीं रहेगा क्योंकि आपके दिमाग को जोर ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे एक ही वर्ड आएगा ना, तो फिर आपके दिमाग को जोर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड याद आते ही फिर आपको याद आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डाटा क्या है, स्कीम्स क्या है, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। वो आपके मेन नोट्स में होंगी क्योंकि टीचर लिखवाएगा, या अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के पेज में होंगी, तो वो आपको वहां क्लिक करेगा, तो फिर आप लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक, बताया था ना मैंने, मतलब ये सिलेबस के हिसाब से जो भी था, दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स आते हैं, तो उसी से मैंने नोट्स बनाए थे। उसके अलावा अपडेट करने के लिए मैंने टेलीग्राम पे कुछ चैनल है, तो वहाँ से एग्जाम्पल से कोटेशन भी मिल जाते हैं, और आंसर राइटिंग करा, और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन जो थे वो सारे देखे। बुक्स मैंने नहीं पढ़ी। टेस्ट केस स्टडी के लिए भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ केस स्टडी सॉल्व मिल ही जाती हैं आजकल, यूट्यूब से कुछ देख सकते हो, कुछ दृष्टि की भी है, तो वहाँ से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। तो आप स्ट्रक्चर जब आपको पता चलेगा फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो चीज़ें मैंने बताई है कि जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसकी पुष्टि कीजिएगा, तो फिर उसके अलावा कुछ मिल जाएगी बस्ती नहीं। हो गया। अब निबंध की बात करते हैं। देखो निबंध ना बड़ा सब्जेक्टिव है, और इसमें किसी के बहुत ज़्यादा भी मार्क्स आते हैं, किसी के बहुत कम भी मार्क्स आते हैं। तो हर किसी का निबंध लिखने का एक तरीका है। मेरा तरीका है कि मैं डायमेंशन बना के लिखता हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे वो फिलोसफिकल हो या जीएस से रिलेटेड हो, तो मैं उसके डायमेंशन बनाता हूँ कि इसका हिस्टोरिकल एंगल क्या होगा, पॉलिटिकल क्या होगा, इकोनॉमिकल क्या होगा। इस तरीके से मेरे 15-16 पैरामीटर हैं। तो उन्हीं को पहले मतलब मैं किसी एक रफ पेज पे लिख दूंगा जो भी मेरी समझ में आ रहा है, 7 से 8 पॉइंट, और उन्हीं को मैं लिखता हूँ। उसके साथ साथ मैं बैलेंस करने के लिए 2 पेजेस उसके अपोजिट में भी लिखता हूँ। और मेरा बड़ा सिंपल है कि 11 पेजेस मिलते हैं यूपीएससी में, तो इस तरीके से मतलब
इतने में मतलब ऐसे लिखा हुआ होता है, 4 में इतनी ये जगह छुटी हुई होती है, तो उसके बाद मतलब 10 होते हैं। इस तरीके से हम 10 पेजेस काउंट करते हैं। तो मैं यहाँ तक इंट्रो लिखता हूँ, मतलब ये मैंने पहले से ही प्लान किया था। जो यूपीएससी कुछ सैंपल कॉपी डालता है ना, एससी की डालता है, जीएस की डालता है, तो उससे हमें अंदाजा मिलता है कि हमको कितना लिखना है। तो यहाँ पे मतलब मैं नॉर्मली कोटेशन से स्टार्ट करता था और थोड़ा 1-2 लाइन के बारे में बता के फिर जो मैं आगे डायमेंशन खोलने वाला हूँ तो वो मैं इतनी लाइन में लिख देता था कि इस टॉपिक में मैं ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। उसके बाद इस तरीके के 7 पेज होते हैं, तो मैं तो 2 ही पैरा बनाता था, 1 पैरा और 2 पैरा, और एक ही डायमेंशन से लिंक करते हुए वो हम पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे लिंक कर रहे हैं। ऐसे की सबसे जो जरूरी बात है कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए। जो आपकी लास्ट लाइन है ना, तो वो अगली लाइन से जुड़ते हुए होनी चाहिए। तो उसमें जो मैं टाइम मिलता है तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो मेरा था कि मैं 7 डायमेंशन लिखता था, तो एक पेज में मतलब एक डायमेंशन, उसके बाद 2 पेजेस मिलते थे तो उसको मैं मतलब अपोजिट में लिखता था और यहाँ हेडिंग बनाता था। ये अगर पक्ष में पूछा है तो ये विपक्ष में लिखता हूँ, या अगर वो विपक्ष में पूछा है तो ये पक्ष में। तो फिर मतलब मैं 4 डायमेंशन लिखता था, 1, 2 और 3 और 4। ये उसके बाद एक पेज बच जाता है लास्ट का कंक्लूजन का, तो उसको पूरा मतलब अगर यहाँ तक हो गया तो भी या थोड़ा सा पढ़ा के और लास्ट में अगर स्टेटमेंट से खत्म हो रहा है तो उस स्टेटमेंट से खत्म कर दो, या कोई भी आपको कोटेशन याद आ रहा है तो उससे खत्म कर दो। तो मेरा पूरा था कि पूरा भर के लिखना है और इस तरीके से लिखना। इसी का मतलब रिजल्ट है कि मेरा पहला ही ऐसे था तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स, क्योंकि पूरी कॉपी भी अच्छे से भरी, डायमेंशन भी सारे कवर हुए, और बैलेंस बनाने के लिए मैंने जो भी मतलब मैंने 4 पैरा लिखे थे तो वो भी। इसका ये है कि कोई कोई बहुत अच्छा ऐसे लिख सकता है, मुझसे भी ज़्यादा ही होगा, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर नहीं लिख सकता हूँ। वो कुछ फिलोसफिकल ऐसे लिखने के अलग तरीके होते हैं कि अपने से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर फैमिली, सोसाइटी, कुछ मतलब हर किसी का अपना अलग होता है। तो मुझे सबसे सिंपल ये लगता था कि सिंपल है, इसी के अंदर एग्जाम्पल्स आ जाने चाहिए, कहीं डाटा की जरूरत है तो डाटा आ जाना चाहिए, रिपोर्ट आ जाना चाहिए, या कोई बीच में अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो उसको मैं ब्लैक पेन से लिखता था और ब्लैक पेन से मैं अंडरलाइन करता था। मतलब 2 पेन मैंने यूज किए हैं एसए में, और मतलब मैं इस एग्जाम में भी किए हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है, 3 घंटे मतलब बहुत टाइम होता है, और मेरा मतलब पहले ही खत्म हो गया था, स्पीड मेरी ठीक थी। तो मेरी एसए की स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि डायमेंशन बेस में लिखता हूँ। हर किसी की अलग हो सकती है और हर किसी के मार्क्स भी अलग आते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप किसी अलग तरीके से लिखते हैं तो आप उसी तरीके से लिखिए, ठीक है। तो इसमें सर मैं भी मतलब हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल लिख रहा हूँ या सोशल इशू को पॉइंट में रखते हुए इसे लिखता हूँ। तो क्या इसमें हर एक पैराग्राफ में लिखने से पहले इसी पॉइंट को लिखना जरूरी है, दर्शाना? कि जैसे एक पेज में और रफ वर्क कर लेते हैं हम पूरा, उसके बाद में पूरा रफ वर्क में जो बना लेते हैं सारे सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जब इसमें लिखना शुरू करते हैं तो क्या वो सारे पॉइंट को शुरुआत में बताना जरूरी होता है, या डायरेक्ट उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर देना चाहिए? मतलब थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। मैं तो मतलब लिखता था लास्ट में लिखने से पहले, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी थी और उसी की बेसिस पे मैंने अपनी निबंध की तैयारी की है। और अतर आमिर की वीडियो है वो यूट्यूब पे, 1.5 से 2-2.5 घंटे की वीडियो है। तो उन्होंने मतलब ये बात बोली थी कि ऐसे यही है कि जो आप लिखने जा रहे हैं आप उसको समरी करके इंटरव्यू में बताइएगा। तो मैं उसी पैटर्न पे चला, तो मैं उसी पैटर्न पे। अच्छा सर, ये सारे जो सब्जेक्ट है पॉइंट जो हम सोचते हैं, जो राजनीतिक या सामाजिक या ऐतिहासिक, तो इससे ऐसे लिखने का जो वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू जो है जल्दी आ जाते हैं अन्य की तुलना में, ऐसे भी प्रतीत होता है। आसान तो है, लेकिन रिस्क ये है कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ये जीएस की तरह नहीं है कि आपने पहले राजनीतिक लिख दिया, फिर आर्थिक लिख दिया, फिर सामाजिक लिख दिया। इसमें आपकी एक सीरीज से चीज़ें आनी चाहिए। मतलब मैं तो हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करता था, वो भी एंशिएंट से, उसके बाद फिर उसको बनाते हुए मिडाइवल या मॉडर्न या फिर पॉलिटिकल, फिर अगर कुछ वहीं से इंटरनेशनल अगर ऐड हो रहा है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसमें ना लिंक नहीं टूटना चाहिए। अगर लिंक टूटा तो फिर वो मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी सोचना तो आसान है, क्योंकि हम इसी पैटर्न पे जीएस भी लिखते हैं।
बट जरूरी है कि इसमें एग्जांपल्स अच्छे अच्छे आ जाएं, और जो भी अगर आप डाटा वगैरह दे रहे हैं तो वो भी बहुत मतलब ऑथेंटिक हो। क्लोज स्पीकर वाले को मैं ऐसे करता था, उसका मतलब समझ के और इसी पैटर्न में। हेलो, हाँ सर, मतलब इतने ऐसे का जो है अभ्यास हम कर ले रहे हैं ताकि जो है यूपीएससी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए लगभग 250 में से 150 मार्क्स तक पहुंचा जा सके। कोशिश ये करो कि अगर हर हफ्ते लिख सकते हो एक ऐसे तो लिख पाओ, या एटलीस्ट 15 दिन में लिख लो। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से पहले एटलीस्ट 8 से 10 ऐसे लिख लो, ठीक है। और प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हो जाए तो उसके बाद भी 8 से 10 ऐसे लिख लो। तो जितना आप लिखोगे, ऐसे का ये है कि जितना आप लिखोगे ना उतना आपका मतलब बेहतर हो, क्वालिटी उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी। प्रीलिम्स के बाद तो अब ये फायदा है कि दृष्टि की मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसमें विकास दीदी सर के जो लेक्चर है वो फ्री मिल जाते हैं 10, मतलब हमें तो नहीं देते, तो मैंने तो देखे थे, तो उससे क्वालिटी इंक्रीज होती है। सर, जैसे कि आपने शुरुआती तौर पे बताया है कि जो 2024 में देने वाले हों प्रीलिम्स वगैरह, तो 1 जुलाई से अपना मुख्य परीक्षा के लिहाज से अपना आंसर राइटिंग प्रारंभ कर रहे हैं जुलाई महीने से ही, जैसे 6 महीने दिसंबर और जनवरी तक। तो ऐसे में वो सबका मेंस का जो प्रैक्टिस करने के साथ साथ में इसका हर संडे को ये मतलब निबंध का अगर करें तो अभ्यास वो भी बेहतर रहेगा तब तक 6 महीने तक। हाँ, रोज करी, मतलब मैं तो करता था, हर हफ्ते तो नहीं हो पाता था, लेकिन 15 दिन में लिख लेता था। अच्छा सर, ये ऐसे का जो पूरा अभ्यास होता है, क्या इसका मुख्य परीक्षा में कुछ मददगार भी तो होता है? तो प्रैक्टिस तो जितनी करोगे उतनी ही आपके लिए फायदेमंद है, ये याद रख लो। चाहे जीएस में हो, मतलब मैं जीएस लिखने से पहले ऑलरेडी 600 से 800 क्वेश्चन लिख चुका था जीएस में, अभी मेरा पहले अटेम्प्ट में ही निकला, ठीक है। यही चीज किसी की 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट के बाद होती है। तो जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी आप पहले अटेम्प्ट में कर लें, दूसरे में कर लें, तीसरे में कर लें। जब आपकी हो जाएगी तब आपका यूपीएससी हो जाएगा। ऐसे हवा में नहीं निकलता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लिखना तो पड़ेगा ही। उसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे ना कि जो चीज़ आपको नहीं आती है तो उसको कैसे करना है, ये जो चीज़ आती है उसको और बेहतर कैसे करना है, वो तो लिख के ही समझ में आएगा ना। दरअसल हमें ऐसा लगता है ना कि जब हम लिखेंगे तो फिर कॉपी फाड़ देंगे, मतलब हमसे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता, तो ऐसा होता नहीं है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनको हमें कंटिन्यू देखना पड़ेगा। एक टाइम पे मैं एनसीईआरटी के छोटे छोटे क्वेश्चन लिखता था, गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट। तो वहाँ से मैं 2 लाइन के लिखा, उसके बाद फिर 5-5, 6-6 लाइन के लिखने स्टार्ट किए। फिर जो क्वेश्चन लिखता था पहले वो रटता था पूरी अच्छी तरीके से, उसके बाद में लिखता था। प्रोसेस होता है, एक ही दिन में आप ये मत सोचिएगा कि आपको सब कुछ आ जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक दिन जरूर आ जाएगा। जब आप मेहनत करेंगे ना तो एक दिन आपको जरूर आ जाएगा, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब सोर्स पर बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े अलग भी हो सकता है, हर किसी का अलग होता है। तो मैंने कोचिंग करी थी तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। जो बात मैंने कह भी दी है कि कोचिंग क्लासेस के नोट्स प्लस प्रिंटेड नोट्स, मैं समझता हूँ कि ये फिर बराबर होते हैं किसी बुक को पढ़ने के। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। मैंने जीएस के लिए कोई बुक पढ़ी नहीं है तो मुझे उतना अंदाजा है नहीं कि कौन सी बुक कितनी हेल्प करती है, लेकिन जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हेल्प करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। यही है कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने जो भी क्लास के नोट्स थे वो मैंने फॉलो किए। उसके अलावा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उनको मतलब आप नोट्स बना लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लिखेंगे ना तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप जो लिख रहे हैं तो वो आपको आता है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे और कुछ प्रिंटेड नोट्स थे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
प्लस जो एनसीईआरटी है ना 12th क्लास की, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग है, एंशिएंट की अलग है और मिडाइवल की अलग है, उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते ना तो एटलीस्ट दिमाग में सोल्व कर लीजिए कि क्या चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस तो मतलब आए हैं एनसीईआरटी से अभी तक। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री का भी वही था, जो मतलब मेरे नोट्स थे कुछ कोचिंग के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलाए। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th के एनसीईआरटी है, जो दोनों एनसीईआरटी है ना, उनका मुकाबला नहीं है, ठीक है। कोई अगर बुक भी होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो भी उसको पीछे कर पाएगी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो यूपीएससी का एक बार देख लीजिएगा, मैंने एक नोट्स पढ़े थे, अब पता नहीं मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, तो आप नोट्स देख लीजिएगा, मार्केट में अगर कोई अच्छी हो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए तो वो नोट्स पढ़ लीजिएगा। और साथ में 12th की भी एक बुक आती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। और वहाँ बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्मेट में कुछ चैप्टर है पूरी तरीके से, किस तरीके से मान लीजिए कोई उद्यम लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, तो वो विस्तार पूर्वक उसमें दिया हुआ। सोसाइटी के लिए ना आप टॉपिक वाइज मटेरियल तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे संप्रदायवाद है तो इसके मतलब खतरा कैसे है, तो उसके बारे में जो भी मटेरियल हो बाहर, या अगर कोचिंग के नोट्स बने हुए हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसका ना वैल्यू एडिशन करते रहिएगा हर चीज़ का, चाहे सोसाइटी में क्षेत्रवाद हो, सांप्रदायिकतावाद हो, या शहरीकरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, या सेंसस है तो उसका डाटा इसमें ऐड करिएगा, कितने % लोग शहर में निवास करते हैं, कितने नहीं करते हैं। शहरीकरण से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आ रही हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है या अमृत स्कीम है, और उसमें भी जो डाटा आता रहता है हर पार्लियामेंट्री सेशन में ना, किस तरीके का क्या डाटा है, तो जितना आप सोसाइटी में डाटा ऐड करेंगे ना या रिपोर्ट्स ऐड करेंगे उतना आपका एडवांटेज होगा। और तो आप पढ़ लेंगे एक बार, कहीं हो सकता अगर जो लोग कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में सब करवा देंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप कोचिंग कर रहे हो तो एक बार सिलेबस को पूरा देख लीजिएगा कि जो टीचर ने पढ़ाया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर ना 1-2 टॉपिक मिस करवा देते हैं कि यार ये इतना जरूरी नहीं है और उसका मटेरियल भी नहीं मिलता है। तो आप अपने टीचर से बोलिएगा कि इस पर हमें एक क्लास एक्स्ट्रा ले लीजिएगा या इस पर हमें मटेरियल की जरूरत है, बाकी इसमें ऐड करते रहिएगा, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीएस पेपर 2 के लिए, पॉलिटी के लिए जो मैंने बात मतलब आप कोई भी कोचिंग नोट्स या क्लास नोट्स, वो भी जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, और कुछ प्रीलिम्स वाले होंगे तो उसको आप प्रीलिम्स के टाइम पे यूज करिएगा। हमेशा याद रखिएगा जो चीज़ उद्देश्यात्मक होगी वो मेंस में काम आएगी। इसके लिए आप केसेस को हमेशा कोशिश करिएगा कि किसी न किसी आंसर्स में आपके आ जाना चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए मतलब नया नया डाटा आता रहता है, तो आप उसको डाटा को कलेक्ट करने की आदत डालिएगा। जिस भी स्कीम से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो वो आपके आंसर के अंदर आना चाहिए। मानिएगा एनईपी है तो एनईपी में जो भी डाटा दिया गया होगा, किस तरीके से हम जीडीपी का कितना मतलब खर्च करेंगे, और भी बहुत सारी बातें उसमें मतलब कही गई है, जीआर बढ़ाने की बात की गई है, तो वो आपका ना कहीं ना कहीं एक एक लाइन का आंसर, एक एक लाइन मतलब जब आप ऐड करेंगे तो आपके आंसर को बेहतर बनाएगा। आईआर के लिए जो टॉपिक इसमें दिया गया है ना सिलेबस में, उसके लिए जब उस कंट्री से अगर कोई भी एग्रीमेंट हो ना, तो एक डॉक्यूमेंट जारी होता है फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का, तो उसकी शुरू की 3-4 लाइन का ना ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वो हिंदी में आता है। तो अगर हो सकता है ना तो इंट्रो तो वही यूज करिएगा, वो लाइनें हिस्ट्री से लेके मतलब प्रेजेंट तक के लिए होती है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, और उतना अच्छा आपको कोई कर नहीं पाएगा। इन दोनों के लिए मैंने ऑप्शनल भी था, तो मैंने ऑप्शनल के जो नोट्स थे मैं वही यूज करता था। लेकिन मैं बताता हूँ कि आईआर के लिए जब भी आप आंसर लिखो तो वही चीज़ें ध्यान रखना कि किसी भी कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशन किस लेवल पे है, डिफेंस किस लेवल पे है, इकोनॉमिक रिलेशन किस लेवल पे है, एनर्जी का कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं, जैसे वेस्ट एशिया के साथ रहता है, और भी हाल में एक प्रवासी हो उससे रिलेटेड हर किसी न किसी के साथ है, इंडो पैसिफिक कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा,
कुछ एग्रीमेंट पे ज़्यादा फोकस मत करना, हर कंट्री के साथ ये कोर चीज़ें हैं। तो आपको जो भी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है ना, या जो भी मटेरियल आपके पास है, तो उसमें ये चीज़ देख लेना कि हर किसी कंट्री के साथ इस तरीके से संबंध दिए हुए हैं कि अगर है तो सफिशिएंट है, फिर आप आंसर लिखो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो इन संबंधों पे क्या असर डालने वाला, ठीक है। पेपर 3 के लिए मतलब मेरे वही थे कि कोचिंग नोट्स थे, और कोचिंग नोट्स इसी मतलब पैटर्न पे बने हुए थे जो सिलेबस था। रामेश्वर सर थे, उनकी मैंने क्लास की थी, तो उनके नोट्स थे, तो उनके इसी पैटर्न पे नोट्स बने हुए थे, और 2-3 क्वेश्चन तो इस बार डायरेक्टली आए एज इट इज जो उन्होंने लिखवाया था। उसके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में स्कोप वाला क्वेश्चन था, पीडीएफ का, तो उनके मतलब नोट्स थे। तो अगर इस तरीके से नोट्स बनवाए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिर्फ फिर आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिएगा। और डाटा पेपर 3 में सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है ऐड करने का, तो वो आप करते रहिएगा। हमेशा जो बजट आता है ना, बजट की समरी जो आती है, ये इकोनॉमिक सर्वे है तो उसकी समरी मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से भी आती है, तो वहाँ मेन डाटा आ जाएगा। तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। साइंस टेक के लिए कुछ जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या स्पेस है, तो जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो अपना मिशन देखते हैं, कौन सा मिशन किसने लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया। इसमें ज़्यादातर डेवलपमेंट की बातें आएंगी। जैसे इस बार ही क्वेश्चन आया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप मतलब जो एक नया हबल टेलीस्कोप था उससे किस तरीके से अलग है। फिर अगला पार्ट 2-3 पार्ट उसके और थे, तो उसको आप टैकल कर सकते हो कि किस तरीके से मतलब इससे ह्यूमन जो मतलब है उनको फायदा होता है, या साइंस को कैसे फायदा होता है। और जो भी फेमस पर्सनैलिटी है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उसके हिसाब से 2-3 पर्सनैलिटी हमेशा मतलब चर्चा में रहती है। इस बार चांसेस थे कि होमी जहांगीर बाबा का क्वेश्चन आ सकता है, बट आया नहीं। तो गूगल भी अगर कर लोगे तो उनके बारे में 5-6 बातें कि इन्होंने क्या क्या किया है इंडिया में, तो कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी चर्चा में रहती हैं, तो वो चीज़ें आप गूगल करके देख लीजिएगा, या वेबसाइट कुछ भी खोलो तो दृष्टि की तो शुरू में आती है, तो वो मिल भी जाता है सारी चीज़ें ना, तो आसानी से आपको मिल जाएगी। इन्वायरमेंट के लिए भी जो रिसेंटली कोई बड़ा एग्रीमेंट हुआ, जैसे कि COP26 हुआ था, ये COP27 है, तो उस पर हमेशा फोकस आपका रहना चाहिए। क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी हो रहा है, तो क्योंकि वहाँ से चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये दोनों करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है, ये इन्वायरमेंट और साइंस टेक, तो उसको आपका थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी कोर जो भी है वो आपको क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, या अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो बुक का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में वही सिलेबस देख लो, आतंकवाद है या उग्रवाद है या विकास संबंधी मुद्दे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल आपके पास है कोचिंग में मिल जाएगा, प्रिंटेड होगा, या उसके अलावा कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो। बुक में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बुक पढ़ी नहीं है, तो मेरा यही था कि जो मुझे मटेरियल मिला है उसको मैं अच्छी तरीके से याद कर लूँ, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो फिर मटेरियल के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि बुक ही आप रिवाइज कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ खेल ये नहीं है कि आप 10 किताबें पढ़ें, यहाँ चीज खेल ये है कि आप एक किताब को 10 बार याद करें और फिर उसको लिख पाए, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जा रही है, आप नहीं जा रहे। आपको किसी मुद्दे में बहुत अच्छी समझ है, लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। किसी इंसान को समझ थोड़ी बहुत कम है लेकिन उसको याद है, वो चीज़ें लिख पाता है, तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपदा प्रबंधन के लिए तो मटेरियल देख लीजिएगा, यूट्यूब पर कुछ मैराथन क्लासेस चलती है 4 से 6 घंटे की, तो वही सफिशिएंट है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप कर सकते हैं। एथिक्स के लिए मैंने बता ही दिया था, सोर्स भी इस तरीके से आपको मार्केट में नोट से वो मिल जाएंगे। क्लासेस हो रही है तो उससे समझ आपकी और ज़्यादा बनेगी, तो जो बच्चे स्टार्टिंग में है तो उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। निबंध के लिए बुक आती है ये दृष्टि की ना, तो उसमें से देख लीजिएगा, जब भी आपको टाइम लगे कोई ना कोई ऐसे पढ़ लीजिएगा जो यूपीएससी में आया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो एडिशनल मिल ही जाएगा। तो ये मेरे सोर्स थे, तो मैंने आपके साथ साझा किए। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को मेरी समझ ये है कि मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, मेंस के लिए कौन सा जरूरी है और प्रीलिम्स के लिए कौन सा जरूरी है। मेंस के लिए मैं 2019 से ही फॉलो करता था
यूट्यूब उस पर जो भी द हिंदू से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं उनका ट्रांसलेशन, क्योंकि इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम खुद से करें, तो खुद करने जाएंगे तो लगभग 3 घंटे लग जाएंगे, उससे कम में तो मुझे नहीं लगता किसी से होगा। तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो कोई भी एक चैनल जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ ये चैनल मेरी समझ में आता है, क्योंकि मैं किसी चैनल को रिकमेंड करूँ, हो सकता है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता हो तो आपकी समझ में ना आए, प्योरली हिंदी में भी चीज़ें आती हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि पीडीएफ के पीछे मत जाना, खुद से नोट्स बने हुए होने चाहिए। जो भी 4 से 5 आर्टिकल आते हैं एटलीस्ट जिनको 2025 या 24 में देना है उनको जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और जिनको 2025 में देना वो तो अगले साल के दिसंबर तक ना नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। वो आपको मेंस में जो कामों में आने वाले हैं ना आपको अंदाजा भी नहीं। जो आप बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता है तो वो कैसे करेंगे, तो वो यही आता है जब आपने 2 से 3 हज़ार आर्टिकल पढ़े हुए होंगे या एडिटोरियल पढ़े हुए होंगे तो कुछ तो अंदाजा होगा आपको उसके बारे में, 1 से 2 लाइन का कहीं आपने पढ़ते पढ़ते निकल गए होंगे। रिवीजन की स्ट्रेटेजी वही रहनी चाहिए। तो मेंस के लिए मेरा फोकस रहता था कि जो भी एडिटोरियल्स या आर्टिकल आते हैं उनका ट्रांसलेशन में यूट्यूब से देखूं, और बाकी ये है कि कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो जो भी आपको बेहतर लगता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इंग्लिश सही हो तो द हिंदू। बट ये ना हो कि द हिंदू आप पढ़ रहे हैं फिर एडिटोरियल और आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर यूट्यूब भी देख रहे हैं, तो वाला मतलब जो टाइम है वो कट कर दो। सिंपल 40 से 45 मिनट आप दो, या अगर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो तो 30 से 40 मिनट। मतलब मेंस वाला पार्ट जो है वो आपको 1 से 1.5 घंटा लगाना ही है। अगर 1.5 घंटा भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बर्थ है। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स की भी जानने मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट भी आती है, वहाँ डाटा भी आता है और वहाँ स्कीम्स का भी जिक्र होता है। तो वो आपका मेंस का वहाँ से तैयार हो रहा होगा। प्रीलिम्स को देखने के लिए आप जो भी अखबार फॉलो करते हैं उसको कर सकते हैं। और मैगजीन ये है कि अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के लास्ट में जाकर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, तो वो मत करिएगा। एक ही सोर्स रखिएगा, मैगजीन को ही फॉलो करें। और अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2-2.5 महीने से पहले क्रैश कोर्स होता है, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2019 का तो मतलब मेरा शुरुआती था। 2020 में मैं एक मैगजीन फॉलो करता था, तो मैंने उसी पे भरोसा किया, और मेरे हर बार करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं तो 14 से 15 क्वेश्चंस मेरे हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स में 14 से 15 क्वेश्चंस एक ही सोर्स से आते हैं। कोई भी आप एक सोर्स फॉलो कीजिएगा, मेजर पोर्शन आ जाएगा। बाकी जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वो आदमी क्लेम करते हैं कि मोटी मोटी मैगजीन बनाएंगे 200+ पेजेस की, तो अगर वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। उससे ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि जो सिली मिस्टेक होती है उसको कम कर लें, जो हमारे स्टैटिक पार्ट है वहाँ पर। तो वो चीज़ ध्यान रखना। मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हो तो वो प्रीलिम्स के ओरिएंटेड भी पढ़ना, क्योंकि मतलब 1 से 1.5 साल पहले मतलब करंट अफेयर्स आ जाता है। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लास्ट में आके क्रैश कोर्स कर लेना बस, लेकिन क्रैश कोर्स ही करना। मेंस के लिए आपका यहाँ से हो गया, प्रीलिम्स के लिए आप जो भी क्रैश कोर्स करेंगे उसमें भरोसा रखना कि जितने क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से हो जाए। कोई अच्छा सा क्रैश कोर्स कर सकते हो जो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का फ्री वाला मत करना, फ्री वाले से कवर नहीं होनी चाहिए, फिर पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। कभी सोचोगे यार 12 घंटे में सारी चीज़ें पढ़ा, फिर कोई पैसों से मतलब खरीद के क्रैश कोर्स कर लेना। अगर मैगजीन पढ़ने की आदत है तो वो तो सबसे अच्छी है, उसमें प्रीलिम्स भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है। और एडिटोरियल और आर्टिकल स्पेशल रखना मेंस के लिए, और मेंस का स्पेशल पढ़ना 6 महीने पहले से भी बंद कर सकते हैं या 4 महीने पहले से बंद कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से देखते हैं। अगर आपने 6-7 महीने भी एडिटोरियल पढ़े तो सोचो रोज के 3-4 आर्टिकल होते हैं, तो 30 कितना हो गया, 120 दोबारा सबसे कितना हो गया, 840 आर्टिकल या एडिटोरियल के आसपास आपके पास हो, अराउंड 1000 ही हो जाता है, कभी कभी 6-7 होते हैं। तो सोचो आपका डाटाबेस कितना स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, आपका कंटेंट भी है। प्रॉब्लम रिवीजन की है, जितना कम होगा ना उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाऊंगा। अब इधर क्या है कि लोग 2-3 तो मैगजीन पढ़ते हैं, उसके बाद 2-3 क्रैश कोर्स करते हैं, तो याद क्या रहेगा। पढ़ना तो आसान है,
पढ़ तो कोई भी सकता है, रिटेन करना मुश्किल है ना। वो कहते हैं कि ऊंचाई पे पहुंचना आसान है, ऊंचाई पे टिकना मुश्किल। तो पढ़ना आसान है लेकिन रिवीजन करना मुश्किल है। तो जितना लिमिटेड हो सकता है ना आपके सोच, उतने लिमिटेड करिए। बाकी अगर किसी को पूछना है और भी करंट अफेयर से रिलेटेड तो पूछिए। इसके बाद हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद 24-25 की बात करेंगे। ठीक है, फिर आंसर राइटिंग की हम बात कर लेते हैं ना थोड़ी जो भी। हेलो सर, हाँ बताइए। आप इससे मेरा नाम और आप इस बीसी के जर्नी में अल्लाह माता के लिए हार्दिक बधाई और इस भारत संगम की तरफ प्रयागराज में आने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन सेट पे है सर। ये क्वेश्चन है कि सर 2011 से लेकर अभी 2023 वाला से सेट हुआ लगभग सभी को देखा हूँ। तो पहले मैं सर 2011 में जब करता था तो लगभग 50 क्वेश्चन लगभग हो जाते थे, और वो 17 में आए तो सर लगभग 35 हुए, और 22 में सर 20 क्वेश्चन, और वर्तमान समय सर एजुकेशन टेक्निक के क्लास में। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे सर क्वेश्चन को कैसे टाइम में मैनेजमेंट करें, और कुछ सर बुक्स वगैरह इसलिए बताइए जिससे मैं सीसेट में थोड़ा सा सामान अपनी अच्छी बना पाऊँ। आप कह रहे हैं कि सीसेट में भी एलिमिनेशन टेक्निक हटा दें? यस सर, उसमें हटा दिए जिससे सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, तो उसके बाद जाके उसको सर आंसर मिल रहा है, और उसमें सर काफ़ी सर ज़्यादा समय लग जा रहा है। मतलब मैं तो 3 दिया पिछले, तो मैं तो सोल्व करके आंसर लाता था। जीएस में एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, सीसेट में तो उतना नहीं करती है। आपके साथ सर एकदम पूरा हटा दिया, थोड़ा बहुत पहले करते भी थे, जैसे क्वेश्चन को सर सर जो वर्ड वाले सर क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश वाले जो शायद रीजनिंग से रिलेटेड रखते थे, तो उसमें सर पूरा क्वेश्चन लगाते थे तो उसका आंसर जो है 4 विकल्प में से कोई ना कोई मिल जाता था। अब जब तक पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व लास्ट तक नहीं कर पाएंगे तब तक आपको सर आंसर सर उसमें मिल ही नहीं रहा, जिससे लंबा सर समय लग जा रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम सर यही है ना। इसके लिए अब शॉर्टकट तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप अपनी मेहनत को बढ़ाइएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसके लिए ये नहीं है कि अब 1.5 से 2 महीना बचे तब आप उसको 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं। उसको आप पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उस पर ज़्यादा टाइम दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो जीएस में पास होते थे सीसेट में फेल हो रहे हैं, तो वो इसी फॉर्मूले के साथ आगे गए और वो कामयाब हुए, जिन्हें मैं जानता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। आपने सर ऐसा क्वेश्चन बनाया सर, क्वेश्चन को ब्लेम मत करो। 14,000 लोग तो इस बार भी लिख रहे हैं ना, वो भी आप लोगों में से तो है। क्वेश्चन पेपर को ब्लेम मत दो, आप कहो कि हमने मेहनत कम की है। जब तक आप दूसरे को ब्लेम देते रहेंगे कुछ नहीं होगा। देखिए मतलब मेरा इस चीज़ में विश्वास नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा। मैं इसी चीज़ को मानता हूँ कि उसके बावजूद भी तो 14,000 लोगों ने क्वालिफाई किया। अगर पेपर टफ होता तो फिर उनको लोग ही नहीं मिलते ना, लोग तो आज भी हैं उनके पास। तो जाहिर सी बात है कि जो मेहनत करेगा वो अंदर जाएगा। मेरा भरोसा ये है, तो मैं इस चीज़ में भरोसा नहीं है कि पेपर टफ था या नहीं था। ये कह सकते हो कि चीज़ें बदल रही हैं तो उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। यार देख लो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लो ना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे कुछ वीडियो होती है वहाँ से काम चल सकता है तो चला लो, नहीं चल रहा है तो प्रॉपर कोचिंग ले लो। आंसर राइटिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले तो यही सवाल है। हेलो सर, कंपलसरी इंग्लिश की तैयारी सर कैसे करें मैथ्स के लिए? कंपलसरी जितनी तो 12th में पढ़ी होती है तो इतना डरो मत। एक बार पेपर निकाल लो 5 से 7 साल के ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 200 नंबर के आसपास तो लिखने का होता है। तो कुछ भी लिखेंगे तो इतना तो कम नहीं देगा, 50-60 मार्क्स वहाँ से आ ही जाएंगे। बाकी 100 नंबर के आसपास की जो ग्रामर है या अदर चीज़ें
तो जब 5 से 7 साल के पेपर लगाओगे तो उसका वहाँ से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर सर कंप्लीट कर उसकी भी हाँ तो देखो मेरा क्या है ना कि बहुत सारे लोग तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखते ही नहीं है। जैसे शुरुआत आया मैं था तो मैं भी नहीं देखा था, तो मुझे लगा कि इसके लिए शायद अलग से तैयारी करनी होती होगी। जब मैंने पेपर देखा तो मुझे समझ में आया कि इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि 12 में तो ऐसे तो लिख के आते ही है ना सब लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं। और भी कुछ पार्ट है उसमें लिखने का, और थोड़ी बहुत ग्रामर तो आती है सबको 20-25 मार्क्स की, 75 तो लाने हैं। तो एक बार देख लो फिर डर खत्म हो जाएगा, अभी देखा नहीं होगा तो डर लगता है। ऑप्शनल की यूट्यूब पे देख लेना, मेरी कोई वीडियो होगी तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चले जाएंगे। ऑप्शनल का कुछ स्रोत बता दीजिए। ऑप्शनल का यार, और मैं ऑप्शनल के लिए भी कोचिंग दिया था। मैं फिर बोला कि मेरा यकीन ये है कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक पढ़िएगा, और अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग प्लस प्रिंटेड नोट्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो लोग भी बुक्स में से ही लिखवाते हैं। और बुक्स तो सिर्फ एक होती है, कोई टीचर 3-4 बुक पढ़ने के बाद आपसे बोलता है, तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए। और वैल्यू एडिशन के लिए आप करंट अफेयर्स या अदर चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, पर और चीज़ें मुझे नहीं लगता फिर चेंज होती हो। तो ये मेरी समझ है, मेरा ये भरोसा था तो मेरा क्वालिफाई हुआ। कैरेट अफेयर में बुक बताइए ना जो अच्छा हो। बुक का नाम बताइए सर, करंट अफेयर इससे लगे क्वेश्चन आ जाए। करंट अफेयर्स में मैगजीन आती है, बुक कहाँ आती है? मैगजीन कोई भी एक मैगजीन ले लीजिएगा, कोई भी, वहाँ से आपको अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 12 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 के 20 तो किसी से नहीं आएगी। सर अभी प्रतियोगिता दर्पण हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़िएगा क्या दिक्कत? मेरे ख्याल को यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो समझना चाहिए वो इशू बेस्ड होते हैं, करंट इवेंट नहीं आता, वो 2-3 क्वेश्चन होते हैं। इशू बेस्ड समझ रहे हो ना? नहीं सर, देखो मान लो जैसे कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, तो वो एक मुद्दा बन गया था ना, तो उससे रिलेटेड शेयर मार्केट में जो भी टर्मिनोलॉजी है तो वो अब हमको पढ़नी पड़ेगी, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा कि हिंडनबर्ग ने कितनी तारीख को रिपोर्ट निकाली, या हिंडनबर्ग कहाँ की कंपनी है, कितनी तारीख को निकाली है, इवेंट हो गया, लेकिन वो एकदम न्यूज में चला 5 से 6 दिन, तो वो एक इशू होगा। ये चीज अफेयर्स भी हो सकती है, अफेयर्स मतलब ज्यादा लंबी चली गई। और यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो करंट अफेयर्स के होंगे या करंट इशूज होगा, इवेंट बहुत कम होता है। 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं तो उनके पीछे नहीं भागना। तो ऐसी कोई भी मैगजीन फॉलो करो जो मुद्दे कवर करती हो। एडिटोरियल और आर्टिकल पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मुद्दे कवर करते हैं ना, जिस चीज की बहस चलती है। क्यों बोला जाता है कि आप डिबेट देखो, आप राज्यसभा टीवी देखो, वहाँ पे ये सारी चीजें तो मिलती हैं। इवेंट तो हुआ और निकल गया ना, यूपीएससी को उससे कोई लेना देना नहीं चाहिए कितना भी बड़ा इवेंट हुआ। अगर हाँ 2-3 क्वेश्चन कभी पूछ लिए तो पूछ लिए, उसके चक्कर में ये नहीं ना कि इवेंट ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इवेंट तो रोज दिन में 10-15 नए होते हैं, हम कहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन इशू चलता रहता है 4 से 5 दिन तक चलता रहता है। जैसे लंबे समय तक रसिया यूक्रेन, हाँ अब वो तो अफेयर ही बन गया। जैसे मानो कि 2021 के आसपास आर्कटिक सी था, तो उसमें रिवर एक शायद अंबर नाया रिवर है, तो वहाँ पे ऑयल का कुछ इशू हुआ, तो वहाँ पे 4-5 दिन तक चला था। तो 2022 में क्वेश्चन आया था पोलर कोड का, अगर आपने नोटिस किया हो कि पोलर कोड किससे रिलेटेड है, तो वो जहाजों से कुछ उसका लिंकेज था। इस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। ये वो नदी वगैरह वो मैप का पार्ट बन जाएगा। तो ये चीज ऑब्जर्व करो, आपके आसपास क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कहीं गृह युद्ध चल रहा है तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो, तो वो लोकेशन को पूछ लेंगे। तो पॉलिटी में यही सारी चीजें,
मतलब जो इश्यू कम से कम 1 हफ्ते या 15 दिन तक चलता है, मतलब 5 से 7 दिन तक ऐसा संभावना ज़्यादा होती है एग्जाम की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आते हैं। कभी ऑब्जर्व करना है कि पॉलिटी के भी क्वेश्चन अगर होंगे ना, तो ज़्यादातर की ये क्वेश्चन ही क्यों आया इस बार में, जिससे पिछले साल ही अवमानना वाला एक मुद्दा आया था, तो बहुत चर्चा में हुआ था। पॉलिटी के तो है कि हर टॉपिक न्यूज में रहता ही है 5 से 7 दिन, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है पैथोजन का था, तो हिंदू में आर्टिकल आए थे उसमें 2-3 हफ्ते तक पिछले साल में क्वेश्चन आया। मेरा सर ये डाउट है कि जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा है, तो जैसे आपने बताया कि ये साइंस टेक में जो पेपर कट में मार्किंग थोड़ा कम होता है, उसमें नंबर कम आ रहा है, तो क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल सर मेरा जो टेस्ट भी चल रहा है उसमें मतलब उतना बेहतर नहीं आ पा रहा है यहाँ के दृष्टि में, तो मैं सर उसके लिए ऑप्शनल है ना आपका, ऑप्शनल में तो वैसे इस बार मार्किंग अच्छी हुई है ज्योग्राफी में ना सर, लेकिन फिर भी उस तरह का नहीं जिससे और सारे सब्जेक्ट का है, मतलब वही 250 के एवरेज में सर 240 उन लोगों को तो मैं भी जानता हूँ जिनके दोनों 70 के आसपास होंगे, और ऑप्शन में 250 प्लस मार्क्स मतलब अच्छे होते हैं। सर अभी जैसे दृष्टि में सर एक गणपत राम है, उनका हम देखें, उनका भी सर उतना अच्छा नहीं था, मतलब जितना होना चाहिए था सब्जेक्ट का जिस तरह से नंबर हो गया है। तो मैं फिर वही कहूँगा यार, ये आप डिसाइड नहीं करोगे ना उतना अच्छा होना चाहिए, लोगों के तो आए भी है ना, जिनके आए हैं तो उन्होंने तो अच्छा किया होगा। सर इधर तो 3 साल का एवरेज अगर देखा जाए तो इसका तो मार्किंग सर गिरा हुआ है। मानो कि मेरे इस बार 269 आए, लोगों के 300 प्लस भी आए, तो मैं कहने लगूँ कि मेरे उतने अच्छे नहीं आए, मैंने शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता था, तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ सर जाते। जैसे मतलब एक माहौल होता है, मेरे साथ जितने बच्चे लगभग पढ़े हैं सर, मतलब अबाउट 80 के आसपास थे, उसमें लगभग लड़के छोड़ चुके हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। सर मुझे मतलब क्या और मतलब वो होता है यार इसमें देखो, इसमें 2 राय है ना, सर, इससे मेरा लगाव वैसे बहुत पहले से है ज्योग्राफी से। मैं बोल रहा हूँ इसमें 2 तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं यूपीएससी में। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ ऑप्शनल होते हैं जिनमें मार्किंग अच्छी होती है, कुछ में नहीं होती, ठीक है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं दूसरे वालों में से हूँ। मेरा ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के पक्ष में आपको बड़े बड़े टीचर भी मिल जाएंगे, और दोनों के पक्ष में आपको बहुत सारे सीनियर भी मिल जाएंगे, तो ये और सर राइटिंग जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में करते हैं सर, तो मतलब पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग या मतलब हो नहीं पाता। मैं भी बता दूंगा लास्ट में। थैंक यू सर। अब हम थोड़ी आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, काफ़ी वक्त हो गया, तो देखो एक तो ये है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। 3 महीने या 4, 5, 6 जितना भी आपको बेहतर लगता है, एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ लीजिएगा अगर आप कोई भी बुक पढ़ने जा रहे हो या फिर कोचिंग में आए हो। उससे क्या होगा कि जब आप आओगे तो कोई भी चीज़ आपको नई नहीं लगेगी, एटलीस्ट वो कहीं ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। और जब आप कोचिंग में आओ या जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो जो मैंने तरीका बताया है कि जैसे ही आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, तो ये है कि हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद उस पर 1-2 जो है सवाल क्वेश्चन लिख लेने चाहिए। चेक कराने की अगर सुविधा है कोचिंग में तो रहती है, और कोचिंग वाले तो मुझे लगता है कंटिन्यू टेस्ट लेते हैं, चाहे कोई भी कोचिंग। तो कोशिश ये करो कि आप लिखो, इस चीज़ को फोकस मत करो कि आप अच्छा कैसे लिखो। अच्छा कभी होता नहीं है, क्योंकि अगर उसकी तरफ हम जाते हैं ना तो हम कभी लिख नहीं पाते। तो इसलिए मैं जब भी लिखता था मेरी सोच रहती थी कि मैं सबसे बेकार लिखता हूँ, तो इस वजह से क्या होता था कि मैं पेन उठा पाता, क्योंकि हर किसी के दिमाग में है कि यार मैं डाटा इकट्ठा कर लूँ, मैं कुछ और अच्छा पढ़ लूँ, तब मैं लिखूँगा तो मैं बहुत अच्छा लिखूँगा। और मेरा मानना है कि कभी परफेक्शन की तरफ मत जाना, कोशिश ये करना है कि आप एवरेज आंसर लिख पाओ, स्पीड इतनी मेंटेन कर लेना कि आप 20 के 20 कर पाओ, ठीक है। उसके लिए क्या है, जैसे 3 पार्ट में आंसर लिखा जाता है, इंट्रो होता है और बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है, ठीक है। सिंपल है, मतलब हम इसको कर सकते हैं। ये मतलब 3 पेजेस हम मान रहे हैं, तो 10 मार्कर का होगा, तो उसके लिए 2 ही पेजेस होते हैं। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन होता है, तो मतलब आपका थोड़ा ना जितना प्लान रहेगा तो उतना अच्छा आप कर पाओगे, मतलब ये मेरी समझ है।
तो मैक्सिमम 1 2 3 4 इतने लाइन का इंट्रो होना चाहिए। 4 मैक्सिमम गया तो 4.5 तो 10 मार्कर का क्वेश्चन होगा। कोशिश करो कि 4 में समझ लो, उसके बाद जो बॉडी पार्ट है तो जितना भी यहाँ आ जाए, यहाँ तक आ जाए, और कंक्लूजन 3 या 4 लाइन का। तो इस तरीके से होना चाहिए। बॉडी में पॉजिटिव निगेटिव या चैलेंजेस जो भी क्वेश्चंस की डिमांड है तो वो फुलफिल हो जाए। यही चीज़ अगर 15 मार्कर में है तो कोशिश करो कि इंट्रो अगर 6-7 लाइन का भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा लिखना है। फिर लास्ट में 5-6 लाइन यहाँ तक छोड़नी है, और उसमें जो भी पार्ट उसने पूछा है तो उसमें हम मतलब उसकी बॉडी में वो चीज़ लिखें। कुछ चीज़ें जो बेहतर बनाती हैं आंसर को, जो मेरी समझ है तो वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे इंट्रो है, तो किसी भी इंट्रो को जो मतलब बेहतर अगर आप कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि सबसे पहला अगर उद्देश्य है ना उसका किसी भी चीज़ का, तो वो सबसे बेहतर है। कोई पॉलिसी है या कोई भी मतलब क्वेश्चन आ गया पीडीएस, तो उद्देश्य हम उसका बता सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ के बताएं तो बहुत अच्छा है कि आर्टिकल 47 में ना नागरिकों का उचित पोषण स्तर बनाए रखने के लिए पीडीएस की स्टार्टिंग की गई है। तो उद्देश्य लिख लो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अगर उससे मैच कर रहा है तो वो कर लो। कुछ रिपोर्ट आई हो रिसेंटली उसी से रिलेटेड, असमानता पे कोई क्वेश्चन आया है, अब असमानता से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई हो रिसेंटली तो रिपोर्ट कर लो। आपके पास कोई डेटा हो, रिसेंटली कोई डेटा आता है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हो। किसी पॉलिसी का विजन होता है, ठीक है, वो आप बता सकते हो कि इनकम जैसे कि किसानों की इनकम जो है मतलब दोगुनी करनी है। उद्देश्य जो है ना ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के आप लिख लीजिएगा, जैसे G20 का क्या उद्देश्य है या सार्क का क्या उद्देश्य है, बिमस्टेक का क्या है, तो इससे ना बहुत आसानी मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं आ रहा है ना तो सबसे लास्ट में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो भी टॉपिक दिया गया है। मान लीजिएगा कि जन वितरण प्रणाली दी गई है, तो इनमें से किसी चीज में आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जन वितरण प्रणाली क्या है। वो काम आप लास्ट में कीजिए। हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, मतलब सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इंग्लिश मीडियम में पहले इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, उसके बाद अगर नहीं मिला ना तब वो लास्ट में, क्योंकि एक्सप्लेन सबसे लास्ट स्टेज होनी चाहिए। इनमें से किसी भी चीज़ पर अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मिल रहा है, कोई रिपोर्ट मिल रही है, कोई डाटा मिल रहा है, कोई फैक्ट है, कोई विजन है, कोई उद्देश्य है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिएगा प्रायोरिटी में, तो उससे आपका ना इंट्रो बहुत अलग दिखेगा। बॉडी में वही है कि जो भी डिमांड दी गई है आपको कम आता हो चलेगा, लेकिन कुछ और मत लिखिएगा। 2 पॉइंट आते हैं 2 लिखिएगा, 3 आते हैं 3 लिखिएगा। आजकल क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस में कई पार्ट आ रहे हैं, 4-4 5 पार्ट, तो कितने भी पार्ट हैं आप हर एक पार्ट को टच करते हुए निकलिए। ये ना हो कि आपने किसी पार्ट को पूरा 60% लिख दिया और दूसरे पार्ट को 30% लिख दिया। वो हर एक क्वेश्चन बताता है कि किस पार्ट पे कितना फोकस करना। कंक्लूजन में कोशिश करिएगा, कोई आपके पास समिति की रिपोर्ट है, कोई कमीशन है, एचडीजी गोल सारे याद कर लीजिएगा, टीपीएसपी है या मूल कर्तव्य है। इसमें ग्लोबल विजन भी ऐड कर सकते हो ना, कोई वर्ल्ड लेवल का सवाल आना है ग्लोबल से रिलेटेड है, ठीक है। एचडीजी सारे याद कर लिएगा, कोई ना कोई एचडीजी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है। समिति, आयोग, ऊंची कमीशन की सारी रिकमेंडेशन याद कर लो, पॉलिटी में 2-3 क्वेश्चंस में आ जाएंगे। सरकार या कमीशन की सब जितनी भी रिकमेंडेशन है सारी याद कर लीजिएगा। मूल कर्तव्य तो आपको याद होनी ही चाहिए, और नीति निर्देशकता की ये चीज हमारे इस नीति, ये क्या है ना, कंक्लूजन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, इसको बोलते हैं ना आइडियल। इस चीज को हम पाने की दिशा में प्रयास करें। स्कीम कोई आती हो, स्कीम लिख लीजिएगा, स्कीम फुलफिल होती हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसके लिए मतलब पीएम संपदा योजना चल रही है, तो किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ स्कीम चलती रहती है।
तो अगर आप उन चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर ना बेहतर होगा, और ये चीज़ आएगी तब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट लिखिए, निगेटिव लिखिए, जो भी है हर एक एस्पेक्ट टच होना चाहिए। ये ना हो कि आप आधी चीज़ें बता रहे हैं, आधी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो फिर आंसर जो है ना मतलब मुश्किल होगा। और जो पूछा है सिर्फ वही बताइएगा, अपनी तरफ से मतलब बताने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर एक दो क्वेश्चन होगा तो मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों ने गहराई और विविधता हासिल कर ली है और भू राजनीतिक बाधाओं को दूर कर सकती है, तो टिप्पणी करें। तो आप एक इसका एक इंट्रो दे सकते हैं ना, जो भी है। फिर आप ये बताइएगा कि किस तरीके से भू राजनीतिक बाधाओं को दूर किया गया है, उसके बारे में जो भी आपके पास डाटा होगा, जो भी आपके पास मतलब है नॉलेज, तो उसको लिखिएगा। फिर ब्रैकेट में थोड़ा सा ना इसको टच देते हुए चले जाइएगा 2-3 पॉइंट्स में, क्योंकि यहाँ मतलब उतना पूछा नहीं है कि नहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो जो भी चैलेंजेस है मतलब पश्चिम एशिया के साथ हमारे मतलब इजराइल के साथ भी हमें संबंधों को बढ़ावा बनाया जाना है, तो ये एक चैलेंजेस है। पाकिस्तान वहाँ के जो देश है उनके साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, तो वो भी एक हमारे चैलेंजेस है। हमारे जो मतलब प्रवासी भारतीय हमारे थे तो उनके साथ भी, तो इसको बस 2-3 लाइनों में ना खत्म करके आगे बढ़िएगा। अब ये चीज़ पूछी नहीं है, पता चला किसी ने पहले 7-8 पॉइंट यही लिख दिए, उसके बाद वो बता रहा है कि भाई भू राजनीतिक बाधाएं कैसे दूर करें। तो जो डिमांड है ना उस पर फोकस कीजिएगा। जो चीज़ आप क्या है ना कुछ दिमाग में बिठा दिया जाता है कि निगेटिव लिखना ही लिखना है, हर क्वेश्चन में पॉजिटिव निगेटिव लिखना है, तो हर क्वेश्चन में नहीं लिखना है, जिसमें जरूरत है उसमें लिखिए। जैसे मूल्यांकन जब करवाएगा तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव आएगा, क्वेश्चन ही ऐसा बना हुआ हो। तो आप कभी यूपीएससी के क्वेश्चन को गौर से दीजिएगा, जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं ना उसमें हम जो परेशान होते हैं, एक्चुअली आप क्वेश्चन को नहीं समझते। वो क्वेश्चन उसी तरीके से बना हुआ होगा कि आप उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, और किसी और डायरेक्शन में लिखोगे तो आप कहीं और ही चले जाओ। अगर आप बताना चाहें किसी चीज़ को तो सिर्फ बहुत छोटी चीज़ में टच करते हो, अगर वो चीज़ नहीं पूछी है, क्योंकि जो चीज़ पूछी है वो आपको फुलफिल करनी है ना। आप उसके लिए भी आधा पेज रख रहे हैं, जो चीज़ आपसे नहीं पूछी उसके लिए भी आधा पेज रख रहे हैं, तो फिर तो अच्छा आंसर बनेगा नहीं। क्वालिटी के लिए इन चीज़ों पर काम करेंगे जितना हो सकता है। कोशिश करिएगा कि अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। इसमें केस भी ऐड कर लीजिएगा, किसी केस में अगर किसी चीज़ का जिक्र किया गया हो ना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर भारतीय केस से स्टार्ट कर किया गया है, तो ये सारी चीज़ें। कुछ हिस्ट्री का भी लिख सकते हैं इसमें ना, अगर हिस्टोरिकल चीज़ आपको मिल रही है। और आंसर बेटर करने के लिए यही है कि हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिख रहे हैं, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता लिख रहे हैं, अगर हम उसको कनेक्ट कर पाए प्रेजेंट के सिटी सिस्टम से तो हमारा आंसर अलग होगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कोशिश ये करना कि जितना हो सकता है ना उसको अगर आप प्रेजेंट से लिंक कर दें तो फिर आपका आंसर एक अलग बनेगा। ये सारी चीज़ें तुमको थोड़ा सा डर सा लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। जैसे ही आप 100, 200, 300 क्वेश्चन लिख लोगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे होगा। ऐसे मतलब हवा में कोई चीज़ नहीं होगी, प्रैक्टिस करने से लेकिन जरूर आप मेहनत कीजिएगा कंटिन्यू। यहाँ पे जो भी टेस्ट होंगे उनको दीजिएगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो भी हो उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़, ये सारी चीज़ें ना आपको किसी किसी टॉपिक की रेडीमेड भी मिल जाएंगी। जो भी टेस्ट होता है ना उसका सिनॉप्सिस आप जरूर पढ़िए। जो सिनॉप्सिस मिलते हैं ना बाद में, उसमें क्या होगा ना कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कई जगह से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, 2 लाइन यहाँ से 2 लाइन वहाँ से। अरे जो बना रहा है वो भी तो मेहनत करके बनाता है। मतलब मैं कुछ कंटेंट राइटर को जानता हूँ, वो एक क्वेश्चन का सिनॉप्सिस लिखने में 30 से 40 मिनट लेते हैं, उसमें भी वो बेस्ट से बेस्ट ढूंढते हैं। तो अगर कहीं से हमको बना बनाया चीज़ मिल रहा है तो हमको तो सिर्फ याद ही करना है ना, लेकिन हमें तो कोई पढ़ता ही नहीं है, टेस्ट देने के बाद खत्म कर दिया।
तो आप उस चीज़ को भी पढ़िएगा ना, तो उससे क्या है ना, रेडीमेड डाटा मिल जाएगा आपको, डाटा, रिपोर्ट्स, कमीशन, सारी चीज़ें बनी बनी मिल जाएंगी। ऑप्शनल के लिए भी यही कीजिएगा। ऑप्शनल में मतलब ऑप्शनल के तो रट लीजिएगा इंट्रो कंक्लूजन, मतलब सिंपल है कि ऐसा अगर किसी का हो तो याद करके रखिएगा, तभी पेपर कंप्लीट हो पाएगा। जीएस में कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब फ्लक्चुएट होता है क्वेश्चन ना, कुछ भी वो पूछ लेते हैं, तो ऑन द स्पॉट इनमें से बना के देख लीजिएगा। अगर आपका किसी एक ना एक में फिट बैठ ही जाता है इंट्रो, और अगर इनमें से भी नहीं बन पा रहा है तो फिर लास्ट में उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो भी चीज़ दी गई है, और क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार पढ़ो। अगर क्वेश्चन समझ में आया, आपका दिमाग अच्छा आंसर लिख सकता है। डरना नहीं है, सारी चीज हो जाएगी एक दिन ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ा टाइम लगता है, कुछ बाधाएं तो हर किसी के जीवन में आती है, ठीक है। बाकी अगर किसी को और कुछ सवाल हो तो मैप डायग्राम जिसको बनाना आता है वो बना सकता है। मैं तो हेडिंग से लिखता था, मतलब मैं ऐसे मतलब इंट्रो लिखता था, उसके बाद हेडिंग लिख के बॉक्स में बंद कर देता था, ये वाला चुनौती लिखनी है तो ऐसे करके फिर ये इस तरीके से बॉक्स में लिख के कभी कभी ऐसे करना था, ठीक है। बाकी जिसको जितना इनोवेशन करना है करिएगा, यहाँ स्कोप है। हर किसी इंसान की आंसर राइटिंग अलग हो सकती है, कंटेंट अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, यही ना, इंट्रो और जो भी डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए, और कंक्लूजन। आप लोग स्ट्रक्चर पे काम करना, कंटेंट में मत करना, कंटेंट भरा पड़ा है, आप कभी पूरे हो ही नहीं सकते। और सोचोगे आप कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, परफेक्ट आंसर लिखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान कभी परफेक्ट आंसर लिख पाए, क्योंकि हमेशा चीज़ें नहीं बदल रही। तो एक एवरेज क्वालिटी का आंसर लिखने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा जरूरी है लिखने की कोशिश करो। जैसे ही आप पेन उठाओगे ना, वो पेन उठाना बहुत भारी है। कोई मान लो कि कोई डब्बा रखा है ना यहाँ पे, तो जो हमारा बल स्टार्टिंग में लगेगा सुन के 1-2 सेकंड, तो वो बहुत मुश्किल है, बात को हम उसको घसीट के ले जाएंगे कहीं। तो जैसे ही आपने पेन उठाया ना, तो वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो आपके दिमाग में बेस्ट चीज़ है ना, वो आपकी कॉपी का आ जाएगी, उसको भी धीरे धीरे आप आगे बढ़ाइएगा। तो ये सबसे जरूरी है, ठीक है। इस आंसर राइटिंग से रिलेटेड अगर और कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, मैं बताऊँगा। गुड इवनिंग सर। सर एज ए बिगिनर जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो सर कैसे करें? और जैसे हमें हिंदी मीडियम में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है सर, जैसे कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना, या फिर हिंदी मीडियम में लोग कहते हैं कि पहले कोई छोटा एग्जाम क्रैक कर लो, जैसे यूपीएसआई या फिर एसएससी का एग्जाम, तो इन सबसे कैसे बचा जाए सर? और क्या सर 2024 के लिए सर अगर अटेम्प्ट देना हो तो उसके लिए हमें 1 ईयर का, ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का ब्रेक ले लेना चाहिए, या फिर? अभी आप कौन सी क्लास में? जी सर, अभी रिजल्ट आया आज है। मतलब कौन सी कोर्स में? ग्रेजुएशन का है? बीए 3rd ईयर सर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब आप प्रिपरेशन में आना चाहते हैं एज ए टीचर, तो मतलब आपके लिए मेरी सलाह रहेगी, या कोई भी जिसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, अभी आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 3 या 5 महीने, या डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की स्पीड कितनी है, आप चीज़ों को कितना समझते हैं। तो अगर 3 महीने में कर सकते हैं तो 3 महीने में कर लीजिएगा, अगर 5 महीने लगते हैं तो 5 महीने लीजिएगा। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट 2 बार। उसके बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी तो बुक्स का सहारा लीजिएगा, आपको लगता है कि चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी तो कोचिंग का सहारा लीजिएगा। ये आप अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और 2024 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे पास 1 साल होता है तो हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं 1 साल में, तो उसमें क्या करते हैं ना, प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की किसी ने, तो 1 साल में हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल जब हम तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस में दिक्कत आएगी, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो मेंस में होना है। जो मेंस में मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेंस में आपने 3 महीने जो भी मेहनत की होगी उतना तो नहीं कर पाएंगे, आप क्वालिफाई करेंगे लेकिन मेहनत करेंगे, क्वालिफाई नहीं होगा फिर 1-2 महीने का ब्रेक लेंगे। इतने में क्या होता है कि फिर अगले प्रीलिम्स का टाइम आता है,
अभी तो आप यहाँ से मेंस तो होना ही नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, आप अगला प्रीलिम्स भी निकाल लेते हैं लेकिन फिर आपका मेंस नहीं होता, तो वो ना एक साइकिल में फंस जाता है। तो प्रीलिम्स तभी देना चाहिए तब आपका मेंस रेडी हो। अगर तब आप दोगे तो जैसे ही मौका मिलेगा आप लास्ट तक जाओगे। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं उनकी ये सब चीज़ें प्लान रहती है कि हमको पहले मेंस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम देना है। प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद उतना टाइम नहीं होता कि आप पढ़ो, उस बीच ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। उस टाइम तो लिखने का खेल है, आप 3 घंटे में कैसे पेपर कंप्लीट करना है, 6-6 घंटे भी लिखना होता है क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है ना पहले से। अगर आप पढ़ने में रह गए नहीं लिखे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोशिश ये करो कि प्रीलिम्स तब दे तब मेंस पूरा कंप्लीट हो या एटलीस्ट 70 to 80% कंप्लीट हो। बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने से रह गए और ऑप्शनल भी एक हद तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप आंसर राइटिंग का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी हम ये जो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर 2026 वालों के लिए कुछ बता दीजिए कि अगर करंट पढ़ना चाहिए सर। क्वेश्चन में कभी थ्योरी सर, कभी ज्योग्राफी, कभी बॉटनी सर, ऐसा होता है ना कि सर बाद में इसको भूल जाते हैं। सर कुछ बता दीजिए। 26 के लिए बताऊंगा, ठीक है। अभी कुछ सवाल है ये ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में 24-25 के लिए जो रणनीति मतलब कोई बोल रहा है कि ऑप्शनल में आप हिस्ट्री लिए थे, क्या कारण था कि आपने छोड़ दिया। मैंने यही बोला कि मैं जब गांव से आया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हिस्ट्री बहुत आती है, वो लुसेंट पढ़ के ना, फिर बाद में समझ में आया कि हिस्ट्री ये नहीं है, हिस्ट्री इससे आगे है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगर आपको पहले से समझ है तो आप लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ अंदाजा था नहीं, मुझे तो लगा था कि यही हिस्ट्री में यही पढ़ना होता है। जी 2026 का तो एक ही बात बता दूंगी। हेलो सर, सर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कैसे करें, क्या कोचिंग लेना जरूरी होगा? यूपीएससी भी कभी कभी लगता है सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा। तो देखो वही है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, बट आजकल तो सारी चीज़ें यूट्यूब है या डिजिटल मीडिया है, वहाँ से मिल जाती है। बट ज़रूरत ये है कि उन चीज़ों को हम कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। क्योंकि आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीज़ें उपलब्ध नहीं है, आजकल दिक्कत ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो सेल्फ स्टडी करते टाइम यही है कि आप एक प्लान बनाइएगा, सोर्स लिमिटेड रखिएगा, जो भी मतलब मैंने फॉलो किया था उसके बेसिस पे, और कोशिश ये करिएगा कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्वालिफाई हो जाए तो उसके बाद आप किसी अच्छी जगह आ जाए, यानी कि इलाहाबाद या दिल्ली, तो वहाँ आपको तो पेयर ग्रुप मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो डेली वाइज आपके चेक होके मिल जाएंगे, तो वो चीज़ बेहतर हो पाएगी। क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो मेंस में दिक्कत आएगी। बाकी तो सारे रिपीटेड सवाल थे। 2024 के लिए और 25 के लिए मतलब मेरी समझ ये है कि 2024 में जिनको अटेम्प्ट देना है, अगर आपको 1 या 2 साल पढ़ते हुए हो गया है, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो कोशिश ये करो कि सितंबर लास्ट तक सारी चीज़ें एक बार दोबारा से पढ़ लें, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और हो सकता है तो 15 जनवरी तक रिवाइज कर लें और आंसर राइटिंग कर लें। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा का पेपर लिख लें, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का अगर बनती है बात तो करें, अगर नहीं बन पा रही है तो अभी के लिए छोड़ दें। और 15 जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग से प्रीलिम्स के लिए लग जाएँ, क्योंकि जिस तरीके से पेपर चेंज हो रहा है तो अगले साल क्या पेपर आएगा किसी को नहीं पता, और कितनी भी आप तैयारी कर लीजिएगा मुश्किल होता जा रहा है।
बट ये है कि जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा कि मैंने चीज़ें खत्म कर ली हैं। और प्रीलिम्स में जो मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम कॉन्फिडेंस का होता है, क्योंकि अगर हम 2.5 से 3 महीने रखते हैं तो जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, मानिएगा कि हमको लगता है कि इकोनॉमी 3 बार पढ़नी है, पॉलिटी 3 बार पढ़नी है, तो वो चीज़ एक बार या 2 बार हुई होती है, तो हम अंडर कॉन्फिडेंट जाते हैं। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उन्हें देख के और कॉन्फिडेंट मतलब डर जाते हैं, तो वो दोनों मिक्स होता है तो डबल नुकसान होता है। एटलीस्ट जो चीज़ हमने तय की है अगर वो विद इन टाइम लिमिट में हम खत्म कर लेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये चीज़ मतलब यहाँ से कुछ आएगा तो हम कर लेंगे, बाकी जो नया है वो सबके लिए नया। तो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लें और सीसेट को बिल्कुल हल्के में न लें। जिनको बहुत अच्छा आता है उनके लिए भी सलाह है कि उस पर फोकस करें। अब वो सीसेट नहीं है कि आप 2 से 2.5 महीना पढ़ेंगे तो हो जाएगा, वो भी 1-2 घंटा पढ़ के प्रॉपर उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि अगर वहाँ भी फेल है तो आप फेल हैं। और जिनकी कोचिंग चल रही होगी या अभी पढ़ने की सोच रहे हैं तो वो भी यही कोशिश करें कि अक्टूबर-नवंबर तक एटलीस्ट खत्म कर लें अपनी कोचिंग, या अगर लंबा जा रहा है जनवरी-फरवरी तक तो फिर एक बार आप सोच लीजिएगा। और मेरी समझ यही है कि प्रीलिम्स आप तब दीजिएगा तब आपकी मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, क्योंकि अगर आप और देने के लिए मत जाइएगा प्रीलिम्स की, जाके हम देखते हैं वो क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है जब आप दूसरा अटेम्प्ट देते हो। मतलब मेरे ऊपर ये बेवजह का प्रेशर था दूसरे-तीसरे अटेम्प्ट में कि ये मेरा दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है। एक्चुअली में मेरा पहला अटेम्प्ट था ही नहीं, क्योंकि 5 महीने की प्रिपरेशन में आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। तो देखने के लिए मत जाइएगा, अगर पूरी तरीके से प्रिपेयर है वो भी मेंस का तो आप जाइएगा, ठीक है। और माइंड्स का भी एक बार कंप्लीट होने के बाद सिलेबस एटलीस्ट 1-2 महीना रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो वक्त है ना प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में उसमें सिर्फ रिवीजन करना है आपको और टेस्ट लिखने हैं। और मैंने एटलीस्ट 16 टेस्ट जीएस के लिखे थे, जिसमें कुछ डेली बेस में नहीं, मतलब 3 से 4 दिन में क्वेश्चन लिखे वो मैं इंक्लूड नहीं करता। और लगभग 8 से 10 टेस्ट ऑप्शनल के लिखे थे और 8 से 10 एससी लिखे थे। ये मेरा उस बीच में जो लिखा था वो है। उसके पहले वही जो मैंने बताया कोचिंग में जो आपका चलता है सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जो टेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप देखते रहते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें होंगी तभी आपका मेंस मतलब अच्छी तरीके से क्वालिफाई होगा। पॉइंट अभी आप है कि जैसे कोई भी विद्यार्थी टेस्ट लेता है मुख्य परीक्षा का यहाँ पे क्लास में खत्म होने के बाद, तो उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर की डिटेल एनालिसिस मिलता है 250 शब्दों में। तो क्या उसका जो है एक शॉर्ट नोट्स बना करके हाँ, या उसको रखा जाए और मुख्य परीक्षा के लिए ऐसे 200-400 प्रश्नों का अभ्यास किया जाए, क्या वो मददगार सिद्ध हो सकता है मुख्य परीक्षा क्रैक करने में? उसमें से क्या है ना जो 400 पेजेस का होता है तो 400 के 400 याद नहीं करने। मैं यही कहना चाह रहा हूँ उसमें से जो आपके काम का हो। मान लीजिए कि जैसे धर्मनिरपेक्षता का आपने क्वेश्चन लिखा तो कुछ तो आपके नोट्स में भी है ना, उसमें से जो भी नई चीज़ है ना वो इसमें डाटा दिया है, जो कुछ 2-3 लाइनें अच्छी आपको लग रही है तो वो ऐड कीजिएगा, क्योंकि पूरा वो आप पे जाएंगे तो आपकी जो याद है उसको आपने गलत साबित कर दिया। और हो क्या रहा है ना, मतलब मार्केट में यही होता है कि हम अपना छोड़ के दूसरी चीज़ों को पकड़ते हैं। दूसरी चीज़ों से बहुत लिमिटेड लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। जैसे गांधी कहते थे ना कि समन्वय होना चाहिए संस्कृति में, अलगाव नहीं होना चाहिए कि अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरी कोई मतलब अपना लिया। अपनी को अपनी जगह रखिएगा, दूसरी की जो अच्छी चीज़ है उनको समायोजित कीजिएगा। तो जो सिनॉप्सिस है, जो करंट अफेयर्स है, उसमें से 1-2 लाइन जो अपने कोर नोट्स, जो आपके कोचिंग के नोट्स होंगे, जो आपके बुक्स के नोट्स होंगे ना, वहाँ ऐड करिएगा। क्योंकि आपका दिमाग की लिमिटेड कैपेसिटी है ना, आप कैसे ये भी याद करेंगे, सिनॉप्सिस याद करेंगे, 3-4 मटेरियल और होगा वो भी याद करेंगे, वो होता नहीं। अरे शॉर्ट में 2-3 पॉइंट्स तो आपके खुद ही होंगे। जो आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, मान लीजिएगा मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई एक सिनॉप्सिस मिल गया आपको ना, तो उसमें से 3 पॉइंट तो आपके नोट्स में भी होंगे, तो उनको बात अलग से लिखने की क्या जरूरत है? 2 जो नए होंगे वो लिख लीजिए। नहीं वो तो सही है,
उसका पूरा पढ़ा था, पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद चुनिंदा पॉइंट हाँ वो चुनिंदा पॉइंट्स का तो बनाइएगा ना, मैं वो पॉइंट चले 2025 के लिए अभी मुझे लगता है जिन्होंने स्टार्ट किया होगा तो कोशिश कर लेना कि अगले साल के वही नवंबर तक आपका नवंबर तक नहीं सॉरी अक्टूबर के आसपास तक ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाए और जो है इसमें 2-3 बार हो जाए, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने के बाद वही स्ट्रेटेजी अपनाना जनवरी या फरवरी से स्टार्ट कर लेना, ठीक है भाई। थैंक यू।